हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक है। हम जानते हैं इसका लगभग 70% भाग जल में डूबा हुआ है, जबकि 30% भाग पर ही भूमि है। यहाँ बहने वाली नदियाँ, पहाड़, जंगल और हवा, ये सभी मिलकर हमारा वायुमंडल बनाते हैं। इस पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पाए जाने वाले असंख्य छोटे बड़े जीव हैं, जो पर्यावरण संतुलन के चक्र को पूरा करने में सहयोग करते हैं। लेकिन आज चारों ओर बढ़ते प्रदूषण की वजह से हमारा वायुमंडल लगातार दूषित होता जा रहा है। जानकारों का मानना तो यह भी है कि प्रदूषण हमारे वायुमंडल को इस हद तक दूषित कर चुका है कि ऑक्सीजन के माध्यम से जो हवा हम रोज ग्रहण कर रहे हैं वह जहरीली है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। देश तरक्की कर रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आपका स्वास्थ्य पीछे छूटता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिस तरीके से अधिक प्रदूषित होते जा रही है, उससे आपके स्वास्थ्य पर, यहाँ के माहौल पर काफ़ी विपरीत परिणाम पड़ रहे हैं। आज हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ का वातावरण खुशनुमा हो सकेगा और किस तरीके से दिल्ली और अधिक बेहतर राजधानी बन सकेगी। आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें दिल्ली विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर गिना गया है। दिल्ली इज़ अ वेरी रिच सिटी। यहाँ का ट्रेड और एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो हर रोज़ बढ़ रहा है। सो जैसे इट इज़ अ आइलैंड ऑफ वेल्थ इट्स एन आइलैंड ऑफ वेल्थ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री साइड वेयर कंडीशंस आर पुअर एंड विलेज लोगों के लिए कैश का कोई एक्सेस नहीं है। सो व्हाई वोंट दे कम हियर? दे विल सर्टेनली कम हियर, दे हैव अ राइट टू कम हियर। हमारे पर्यावरण को जो प्रदूषण सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो है वायु प्रदूषण। वाहनों और बड़े बड़े कारखानों से निकलता हुआ धुआं, प्लास्टिक और कूड़े को जलाया जाना, इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री और मलबा, इसके साथ ही पेड़ों की लगातार हो रही कटाई, ये सभी वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। प्रदूषण का जो एयर पोल्यूशन से संबंध वो ये है कि जब हम सांस लेते हैं और उसके सांस के द्वारा जो हमारे शरीर में बहुत सारे हवा में तत्व मौजूद हैं वो जाते हैं, तो उनका अगर एक जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसके ऊपर अगर वो चले जाते हैं तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण की वजह से हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है। इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए हमने मशहूर पर्यावरणविद सुनीता नारायण से बात की। 15 साल पहले इतनी मेहनत करके शहर के अंदर सीएनजी आई, उससे प्रदूषण कम हुआ, हम लोग सांस ले सके, तारे देख सके। पहले दिल्ली पहले में तारे नहीं दिखते बिल्कुल थे। और आज ये स्थिति है कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। हमारी नाक कटती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये पता चलता है कि अमेरिकन एम्बेसी मॉनिटर कर रही है और अपने लोगों को कह रही है कि दिल्ली मत आओ, इतना प्रदूषित शहर है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ओबामा 3 दिन तक यहाँ रहे तो उनका 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उनकी आयु 6 घंटे खत्म हुई, तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। शर्मनाक है। और मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि हम जानते हैं कि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज प्रदूषण के कारण जहाँ कैंसर बढ़ रहा है, जहाँ हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज़ का जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है हवा का प्रदूषण। हम ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल अपनी असेंबली में कहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आज जो हेल्थ का मुद्दा है वो है एयर पोल्यूशन। प्रदूषण का जो मामला है उसको लोगों तक हम कैसे ले जा सकें और कैसे समझा सकें। और कुछ दिनों से आप जानते हैं प्रदूषण बढ़ता जा रहा है शहर के अंदर और हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी।
तो ये मशीन है, मेरे साथी ये रमाकांत जी हैं, और अगर आप देखें इस मशीन के अंदर जो आपका अपना एक्सपोजर होता है, क्योंकि जब सरकार मॉनिटर करती है प्रदूषण तो उसका जो मॉनिटरिंग होता है वो होता है एम्बिएंट एयर का, जो हवा के अंदर कितना प्रदूषण है, मगर आपके फेफड़ों तक कितना प्रदूषण जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो इस मशीन के अंदर ये है कि इस मशीन के अंदर जो प्रदूषण अगर आप अपने पास रखें और अगर इसको चलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना PM2.5, और PM2.5 ये होता है कि जो अगर आप डस्ट ले लें, डस्ट से भी बहुत छोटा, बहुत छोटा कण जो आपके नाक के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर चला जाता है। वर्ष 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में प्रारंभ हुई वैश्विक चिंताएं बारास्ता, रियो, कोपेनहेगन, लीमा और अन्य पर्यावरण सम्मेलनों के साथ बढ़ती ही चली जा रही है बजाय कम होने के। दोस्तों, आज विश्व के सामने सबसे बड़ा महत्व मुद्दा यह है कि इन वैश्विक पर्यावरण समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जाए। पर्यावरण दिवस का एक बहुत बड़ा मायने तो ये है कि हम लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं समझती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा काम बहुत सालों से है पर्यावरण को लेके, और पहले तो पर्यावरण दिवस आता था जाता था। आज ये तो अच्छी बात है कि हम लोग सब रुक के एक दफ़े सोचते तो हैं कि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, साफ़ हवा का सवाल है, साफ़ पानी का सवाल है। आज इतनी गर्मी जो हो रही है पूरी देश में, वो भी किसी ना किसी तरह से क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है जो हमारी आज चिंता है वो बड़ी है, और चिंता जागरूकता बढ़ने का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है योगदान ये भी है कि हम पर्यावरण दिवस के एक दिन तक रुक के तो सोचते हैं। अगर हम अपने लीगल फ्रेमवर्क को देखें तो हमारे पास काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। अगर आप कानून को देखें तो चाहे वो एयर एक्ट हो, चाहे वाटर एक्ट हो, सबके अंदर एक अपीलेट अथॉरिटी बनी हुई है। दिक्कत यह है कि लोगों को इन अपीलेट अथॉरिटी के बारे में जानकारी नहीं है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक संस्थागत रिस्पांस होना चाहिए जो है नहीं, और बहुत लोगों को पता नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपके लिए वो संस्थागत ढांचा आपको नहीं मिलता है तो आप सीधे फिर कोर्ट की तरफ जाते हैं। विशेषज्ञों के नज़रिए से ही हमने उन कारणों का पता लगाना चाहा जिनकी वजह से दिल्ली विश्व का सबसे दूषित शहर माना जा रहा है। किस्म किस्म की पोल्यूशन है, एक ही किस्म का पोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो नागरिकों के हेल्थ को अफेक्ट करता है वो है व्हीकलर पोल्यूशन। तो दिल्ली में 8 मिलियन व्हीकल्स है, माने मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ व्हीकल। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का ट्रैफिक तो एक बहुत बड़ा कारण है ही, लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है ये जो हमारे आसपास के पंजाब में और हरियाणा में जो लार्ज स्केल क्रॉप बर्निंग है उसको जलाया जाता है। तो आज के दिन सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का सोर्स निकल के आ रहा है वो ये है कि ह्यूमन फैक्टर और कंबशन। हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल गए तो कोर्ट ने हमें ये कहा कि भाई उनके हिसाब से 4 या 5 तरीके हैं जिससे प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं WHO वगैरह की। जैसे कंस्ट्रक्शन से होता है प्रदूषण होता है, धूल के कण आते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं, उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, उसके बाद बर्निंग ऑफ लीव्स, बर्निंग ऑफ वेस्ट, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। सो ये सारे कारण हैं। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अगर आप सोच रहे हैं कि एसी गाड़ियों में चलकर, चेहरों पर मास्क लगाकर, बड़े घरों में रहकर, फिल्टर्ड पानी पीकर और सुबह सुबह बगीचों के चक्कर लगाकर आप वातावरण में फैले जहर से बच जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप सही पूछें तो एक ये तरीका है कि जो लोग कार में जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमको कोई अफेक्ट नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अभिलाष जी, आप मानेंगे नहीं, जब हमने ये मशीन दी लोगों को तो ये पता चला कि जो लोग समझते हैं कि वो तो ल्यूटेंस दिल्ली में रहते हैं, वो तो लोधी गार्डन जाते हैं, उनके घर के आसपास तो पूरी बगीचे हैं और वो तो उनको तो खतरा नहीं है। ये निकल के आया कि उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर आप देखें तो हमारे अध्ययन ने दिखाया था कि दिसंबर के महीने, जनवरी में और फरवरी में
लोधी गार्डन में सुबह सबसे ज़्यादा प्रदूषण था। और जो लोग इस इलाके में रहते हैं रात को नहीं, और रात को जब उनको उनके घर में भी हमने चेक किया, बहुत ज़्यादा प्रदूषण था। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कितने भी अमीर हों, आप कितने भी बड़े घर में रह रहे हों, और आपको ये भी लगा कि आपने फिल्टर भी लगा लिया हो, आपकी गाड़ी में एयर कंडीशनर भी हो, मगर कहीं ना कहीं तो आपको सांस लेनी पड़ेगी हवा में, और वो हवा आपके लिए बहुत खतरनाक है। वो ये मशीन बिल्कुल स्पष्ट करती है, तय करती है। लंदन में हालिया किए गए एक शोध में पाया गया कि वाहन की अपेक्षा साइकिल या पैदल चलना ज़्यादा बेहतर है। जो अभी लंदन में एक बहुत अच्छी उन्होंने किंग्स कॉलेज में एक बड़ा शोध किया, बहुत अच्छा। उसमें उन्होंने पाया कि लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम कार में जा रहे हैं और हमने शीशे पर चढ़ा लिए तो हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट उन्होंने ये पाया कि जो कार में सेंटर में सिटी के स्ट्रीट के जाते हैं उनको 15 टाइम्स हायर पोल्यूशन एक्सपोजर है कंपेयर टू वन जो कि साइकिल पे जा रहा है, पेडेस्ट्रियन है। इस प्रदूषण ने आज अपना दायरा इतनी तेजी से फैलाया है कि छोटी से लेकर बड़ी चीज तक सभी कुछ इसकी चपेट में आकर प्रदूषित हो चुके हैं। कभी जीवनदायिनी रही यमुना का पानी भी आज जहरीला हो गया है। पीने कहाँ है, उसमें जीव जंतु भी नहीं है, सब मर गया है क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है। उसमें तो बिल्कुल इतना ब्लैक वाटर निकलता है यमुना में। प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए सरकार ने भारत के 10 बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात वायु गुणवत्ता सूचकांक लगाए हैं। सरकार ने एक अच्छी चीज़ करी है पिछले कुछ दिनों में कि उनने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स तय करी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंडेक्स से ये पता चलेगा आपको, रियल टाइम डेटा मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि कितना खतरा है। लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण की समस्या का समाधान निश्चित ही नहीं है। ये बात एक पहला कदम है जिससे पता चलता है कि प्रदूषण है, और ये मैं बिल्कुल सराहना करती हूँ सरकार की कि ये बहुत अच्छा काम हुआ, बड़ा काम हुआ। मगर सवाल ये बनता है कि आज आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि प्रदूषण ज़्यादा है, हमें उसको कम करने के भी तो उपाय लेने हैं। दिल्ली में लगभग 85 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं और 1 लाख ऐसे वाहन जो पास के राज्यों से रोज़ राजधानी में आते जाते हैं। ये वाहन सीएनजी के इस्तेमाल के लिए भी बाध्य नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनसे निकलने वाला धुआं कितनी मात्रा में होगा और ये किस हद तक आपके शहर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो प्रदूषण है वो है ट्रक का प्रदूषण। बाहर से जो ट्रक आते हैं, कोई 50,000 ट्रक आती हैं हर दिन। ठीक है, तो इसको हमें किसी तरह से रोकना है। तो पेरिफेरी में होंगे क्योंकि उनकी एंट्री और उनका वो सब बैंड है। अभिलाष जी, बात तो यही 3, 4, 5 साल हो गए, बात तो यही हुई है कि 2 पेरिफेरी पे रोड बनेंगे। दोनों रोड बने नहीं हैं क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर को रोड दिया उसने वो रोड बनाया ही नहीं। सबसे बड़ा पॉल्यूशन में इशू आजकल फोकस हो गया है वो है डीजल का। जो डीजल पार्टिकल्स जब डीजल जलता है इंजन में, और चूंकि अब डीजल को कैटेगराइज किया गया है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, लो सल्फर डीजल एंड रेगुलर डीजल, तो बहुत दुनिया की जो विकसित कंट्री हैं वो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल यूज़ करती हैं ताकि उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो बहुत महीन पार्टिकल हैं जो हमारे फेफड़ों में जाके हमारे उस फेफड़े के उन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं जहाँ की हमारा गैस एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। तो ये जो इशू है पॉल्यूशन का, इस समय जो 2-3 इशूज़ में आ गए हैं, एक तो है पार्टिकल्स का कि जो पार्टिकल्स कंबशन से आ रहे हैं, दूसरा ओजोन का, और तीसरा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये 4 या 5 अगर सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, तो जाहिर है कि उसको टैकल करने के लिए भी 4 या 5 रणनीति होनी चाहिए। तो कानूनी रणनीति की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसके संदर्भ में कोर्ट ने बहुत सारे स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि जो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें, ये एक डिनायल मोड में रहते हैं हमेशा। जैसे सबसे पहले होता है कि नहीं, ये हमने गलती नहीं की है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसको प्रोएक्टिवली एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये दिक्कत है, इसको अब डील करना है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार का सक्रिय रवैया न देखते हुए कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। इस 10 साल के बैन का संदर्भ समझना पड़ेगा
6 महीने से कोर्ट पूछ रही है सरकार को कि भाई आप व्हीकल्स पे कितने कैप हों बताएं, कितने व्हीकल्स आते हैं, डीजल व्हीकल कितने हैं, पुराने व्हीकल्स कितने हैं, उनमें अनुपात क्या है, उनके प्रदूषण का अनुपात बताइए। तो 6 महीने से जब कोर्ट पूछते पूछते थक गई तो इसने, मुझे लगता है कि उसने एक ऑर्डर दिया कि भाई कम से कम बैन करो, 10 वालों को बैन करो, 15 साल पेट्रोल वालों को बैन करो, ताकि कम से कम सरकार हिले भी। उसके बाद कोर्ट ने तुरंत स्वतः ही कहा कि भाई हम इस बैन को तब तक सस्पेंड करते हैं जब तक आप हमें फिर से बताएं ना। और फिर से उन्होंने ये कहा कि भाई आप बताएं इन पे कि भाई कितने व्हीकल्स हम, आखिरकार हम इस दिल्ली शहर की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, इसमें हम कितने लाख व्हीकल्स चाहते हैं। हमने कोई कैप सोचा है कि नहीं सोचा है, हमने कार पूलिंग के बारे में सोचा है कि नहीं, हमने इंसेंटिव्स के बारे में सोचा है कि नहीं, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे उसके बारे में सोचा है कि नहीं। तो कोर्ट भी कई बार इतने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कह रही है। कोर्ट ने कम से कम 10 या 15 मीटिंग्स चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द एनसीआर स्टेट सबके साथ उन्होंने करा है। एनफोर्समेंट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूल्स जो है, जो भी रूल्स आपको चाहिए यहाँ रूल्स है, रूल्स का कोई कमी नहीं है दिल्ली में। लेकिन हिंदुस्तान इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल है नहीं, क्योंकि जो भी रूल है वो एक करप्शन के रूट बन जाता है, और उसके अलावा उसका एनफोर्समेंट आइदर बाय इग्नोरिंग द एनफोर्समेंट और बाय मेकिंग यूज़ ऑफ इट, कमर्शियली मेकिंग यूज़ ऑफ इट, पीपल आर अलाउइंग थिंग्स टू गो बैड। दिल्ली सरकार को 100 दिन हो गए हैं, भारत की सरकार को 1 साल हो गया है, और प्रदूषण के जो अहम मुद्दा है उसके अंदर हम जानते हैं कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। एक्शन प्लान के अंदर 3 सबसे बड़ी चीज़ें हैं। एक, आपको जो यूरो 6 और यूरो 4 के इमिशंस हैं वो जल्दी से जल्दी देश में लाने हैं। वो अबाउट डीजल कार्स? ये नहीं, ये है कि आपका जो फ्यूल स्टैंडर्ड है, जो फ्यूल की क्वालिटी है और जो गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है, उसको आपको बहुत जल्दी बदलाव लाना है और जल्दी अच्छी लाना है। सरकार अपनी नई महत्वाकांक्षी योजनाओं में स्मार्ट सिटीज़ को बनाने की बात कर रही है। क्या उसमें पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर ध्यान दिया गया है? सिर्फ मास्टर प्लान बनाने में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी प्लान बनाएंगे उसके साथ अगर प्रॉपर अर्बन गवर्नेंस नहीं है तो बिल्कुल वो प्लान फेल ही हो जाएगा। प्लान फेल हो जाएगा माने प्लान में बी एबल टू कंट्रोल लैंड यूज एंड ग्रोथ एरिया, न्यू ग्रोथ एरियाज एक्सेट्रा, लेकिन उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अपने नागरिकों के देते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल रिमेन लो इफ अर्बन गवर्नेंस इज पुअर। स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट है, उसमें मैंने ये लिखा था कि भाई स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि स्कूल और हॉस्पिटल वो कम से कम मेन रोड से 500 मीटर दूर कम से कम होने चाहिए। दूसरा आपने कहा कि ये जो लोग चलते हैं, खोमचे वाले हैं और लोग हैं, उनको इफेक्ट इसलिए कम हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि कार पे जाने वालों का इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि वो एक्टिव हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, तो ये भी पाएगा कि चूँकि फिजिकली एक्टिव है, अच्छी हेल्थ है, इफेक्ट तो ज़रूर होता होगा उनको, लेकिन वो उतना उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है जितना कि एक ऐसे आदमी को हो रहा है जो कि दिन भर कार में बैठा है। हम लोग जब स्मार्ट सिटी कहते हैं, मैंने आज तक सरकार की कोई पॉलिसी नीति नहीं देखी जिसमें मैं कह सकूं, मैं उसका कोई क्रिटिक कर सकूं कि उनका क्या मतलब है जब वो स्मार्ट सिटी कहते हैं। मेरी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। मेरी परिभाषा में स्मार्ट सिटी ऐसी सिटी होगी जहां पर एक अमीर या गरीब हो, दोनों को घर मिलना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, दोनों को यातायात का साधन मिलना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, उसको सांस लेने के लिए साफ़ हवा मिलनी चाहिए, साफ़ पानी मिलना चाहिए, और कचरा उसके शहर के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उसको जिम्मेवार होके कचरा के अंदर सेग्रीगेशन करके जहाँ तक कम कर सके उसको कम करना पड़ेगा। तो स्मार्ट सिटी इज़ अबाउट स्मार्ट सिटीजन्स, इट इज़ अबाउट स्मार्ट लाइफ, इट इज़ अबाउट हेल्दी लिविंग। वायु प्रदूषण की वजह से परिस्थितियां आने वाले सालों में और भी भयानक होने की संभावना है। इस समस्या को समय रहते रोका जाना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों की नज़र से दिल्ली की समस्या का समाधान कुछ इस तरह संभव है।
मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं समझती हूँ कि हम लोगों को एक्शन प्लान पे अपना फोकस रखना चाहिए। एक्शन प्लान का पहला मुद्दा क्या होगा आपके पहले हिसाब से? 3 बड़े मुद्दे हैं। एक, आपको जल्दी से जल्दी साफ ईंधन और साफ टेक्नोलॉजी लाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा है कि आपको डीजल की गाड़ियों के ऊपर रोक लगानी है। और तीसरा मुद्दा है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़ी तरह से बढ़ावा देना है। इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जो कोर्ट उस तरफ काफ़ी इंडिकेशन दे रही है। जैसे आपने कहा पार्किंग को थिंक करना पड़ेगा, कंजेशन चार्जेस, एमिशन टैक्सेस, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शंस के रेगुलेशंस हैं उसको एनफोर्स करना, बर्निंग ऑफ लीव्स, लैंडफिल्स किस तरह हम बना रहे हैं, लैंडफिल साइट्स जो आज भी बहुत बुरा हाल है। आज ही मेरे पास एक केस आया है कि वहाँ मीथेन जले जा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस एक साथ हमें कोऑर्डिनेटेड वे में देखना पड़ेगा और हर का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन। जैसे आपने कहा क्वालिटी ऑफ फ्यूल, व्हाई नॉट? अगर आज हम भारत 4 पे हैं तो हम भारत 6 पे क्यों नहीं जा सकते हैं? यूरो 3 पे हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? सो नथिंग स्टॉप्स अस। इसको कर्टेल करने के लिए कुछ व्हीकुलर रिस्ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी निकालना पड़ेगा, जैसे to not allow so many vehicles to be on the road. How would you do माने main thing is that you can tax the second vehicle heavily. Okay. You can charge for parking on the road Very heavily, prohibitively. पैदल चलना या साइकिल पे चलना एक बड़ा प्रभावी कारण हो सकता है अपनी सेहत को बचाने का। हेल्दी लिविंग, यही बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रदूषण यदि रहेगा और जैसा आप कह रहे हैं कि कैंसर और दुनिया भर के रोग यदि लोगों को हो रहे हैं, उनको डॉक्टर के पास दौड़ते हुए जाना पड़ेगा, तो ये कौन सी स्मार्ट सिटी की अवधारणा हुई? मुझे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत के 120 करोड़ लोग जो हैं, उनमें से 60 करोड़ लोग भी यदि कोई प्रतिज्ञा कर ले, मतलब जस्ट अबाउट 50%, कि मैं ये कुछ करूँगा तो जिससे अगले पर्यावरण दिवस तक हम कुछ परसेप्टिबल चेंज या कुछ ऐसा ठोस बदलाव दिखा सके जिससे देश की स्थितियाँ बदले, तो ऐसा क्या आप संदेश दे सकती हैं नागरिकों के लिए? देश की सबसे बड़ी जो चिंता है वो है पानी। और अगर 7 करोड़ लोग ये एक कह सकें और कोशिश कर सकें कि पानी की हर बूंद को बचा के रख सकें, किसी तरह से अपनी छत से, अपने आंगन में, अपने खेत के अंदर, अपने जहाँ बैठे हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर, कहीं पर भी जो भी वर्षा का पानी हो उसको बचा के रखें। वाटर हार्वेस्टिंग करने से कि किसी तरह से पानी को आप बचाइए, उसको आप रिचार्ज करिए या उसको आप टंके में रखिए जिससे उसका इस्तेमाल हो सके। मगर पानी को अगर जब हम बचाएंगे, तालाबों को हम बचाएंगे, जब तक हम अपने तालाब को नहीं बचाएंगे, जब तक हम बावड़ियों को, नदियों बिल्कुल, और पानी के हर बूंद को नहीं बचाएंगे। मैं समझती हूँ अगर इस देश के अंदर कोई मंदिर है तो वो है पानी को बचाने का मंदिर। पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों को, सरकारों को, सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि दिल्ली किस तरीके से कम प्रदूषित होगी, इसलिए हमको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करे। मैं आशा करता हूँ कि सरकार भी कोई ठोस कदम उठाएगी जिससे अगला पर्यावरण दिवस दिल्ली के लिए खुशनुमा होगा, कम प्रदूषण फैलाएगा और हम सभी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने विचार, सुझाव हमें इस पते पर लिख सकते हैं। अस्तित्व, लोकसभा टेलीविज़न, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है astitv.lstv@gmail.com। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।